फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हमारी क्लास 5th है जिसमें हम सोशल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज़ है इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? तो इससे अगर हम रिलेट करके देखें, जो हमने लास्ट क्लास में मोरल डेवलपमेंट पढ़ा था, मोरल डेवलपमेंट में था कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपनी फ्रीडम को कंट्रोल करता है। जो सोसाइटी ने रूल्स बना दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबाकर और क्या करता है, जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स जो आइडियल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करता है अपनी इच्छा को कंट्रोल करके। तो हमने लास्ट क्लास में कोलबर्ग की थ्योरी और ये सब पढ़ा था। अब आ जाता है कि जो सोशल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट से कैसे अलग है। पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो मोरल डेवलपमेंट था उसके अंदर हम मजबूरी में कि हमें कोई चीज़ पसंद है लेकिन हम मजबूरी में अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं और सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में हम उन्हें नहीं कर रहे या हम वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सोशल डेवलपमेंट में होता है कि हम अपनी इच्छा से इंटेंशनली हम सोशल रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं रूल्स नॉर्म्स और आइडल्स जो है सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग हम खुद को ढालने की कोशिश करते हैं विलिंगली। उसके अंदर क्या था, कंट्रोल सिचुएशन में था, मजबूरी में था, और इसमें हम अपनी इच्छा से सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर जो सोशल कौन कौन सी कंडीशन है सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो इंसान जो इंडिविजुअल होता है उसको सोशल रूल्स के बारे में नॉलेज होती है कि अगर जैसे हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में भी आप देखोगे हर स्टेट में हर एरिया में अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो थोड़ा अलग मिलेगा, साउथ इंडिया में अलग मिलेगा, तो हर जगह अलग है। तो हमें जो इंसान होता है जो इंडिविजुअल होता है उसे उन रूल्स के बारे में नॉलेज होती है कि हाँ ये ऐसे है कि हमें ऐसे अब बड़ों को ग्रीट करने के लिए उनके पैर छूने होते हैं, बो डाउन होना होता है उनके पैरों में, हमें नमस्ते करनी होती है। ये सारे हमारे सोसाइटी का हिस्सा है और हमें उसके ऊपर प्राउड है अपने कल्चर पे कि इन रूल्स को मैं विलिंगली फॉलो करना चाहती हूँ। अब इसके अंदर है पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जो भी सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं हम उसके लिए पॉजिटिव होते हैं और हम लोगों कहीं भी जाते हैं तो हम बहुत प्राउडली बताते हैं। एक तरह का प्राउड होता है, प्राइड होता है हमारे मन में कि मैं उस सोसाइटी से आया हूँ और हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, कि हमारे यहाँ पे एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जाती है। तो हम विलिंगली उन चीज़ों को बताते हैं। अब आ जाता है जैसे थर्ड कंडीशन है कि रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो हमारी सोसाइटी में जो हमारे जो कर्तव्य हैं जो जिम्मेदारियां हैं हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, तब हम सोशल डेवलपमेंट में माने जाएंगे। जैसे कि मुझे पता है कि फ्रेंडशिप क्या होती है और मैं उसकी नीड को और क्या कहते हैं रेडी हूँ और एक फ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, उसके जो अब फ्रेंड की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। या मुझे पता है कि हमें इंसानियत क्या होती है तो मैं पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो मैं अपनी जो मेरी सोसाइटी की अगर मेरे पास इनफ मनी है या मैं किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने फेस्टिवल मनाने के लिए रेडी हूँ। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, मुझे अपने एरिया की सफाई करनी है, मुझे देश की रक्षा करनी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेने के लिए रेडी हूँ। अब जैसे इसके अंदर दिया अब तो ऐसा इंसान क्या होगा, वो सोशल माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मुझे पता है कि हमें लोगों की हेल्प करना चाहिए लेकिन मैं यूँ कहती हूँ कि मुझे हेल्प नहीं करनी, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं सोशल नहीं हूँ और मैं सोसाइटी के रूल्स को नहीं फॉलो कर रही, लोगों की हेल्प करना नहीं चाहती, तो मेरा सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें सोसाइटी के लिए टाइम निकालना होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। अब ये जो सोशल डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस होती हैं।
जब बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ के जन्म के टाइम पे जो बच्चा होता है ना तो वो सोशल होता ना एंटी सोशल होता, क्योंकि उसको इस सोसाइटी क्या कहते हैं कल्चर कास्ट किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे वो 3 महीने का होता है बच्चा, तो वो अपनी जो मदर है उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। उसको इतनी समझ थोड़ी थोड़ी आने लगती है कि ये मेरी कि ये एक मदर है, इससे मेरा कोई रिलेशन है, अफेक्शन है मुझे। वो उस वॉइस को ही कैन अंडरस्टैंड द वॉइस ड्यूरिंग द बर्थ। जब उसका जन्म होता है तो उसको ये एक जो आवाज़ होती है, इस आवाज़ को वो पहचान लेता है कि रोता रोता अगर गोदी में आके चुप हो जाता है उस आवाज़ से। लेकिन जब वो 3 महीने का होता है तो वो अपनी माँ का फेस जो है, फेस से उनकी शक्ल से उसको रिकॉग्नाइज करने लगता है। ठीक है। अब है जो मदर जो होती है पहली सोशल टीचर होती है बच्चे की, क्योंकि जो बच्चा बर्थ के टाइम पे उसको कुछ नहीं पता था, तो पहली जो हुई सोशल टीचर मदर है। जो 6 महीने का बच्चा होता है वो क्या करने लगता है, ओल्ड बेबी डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। उसको पता होता है कि ये फैमिलियर फेसेस हैं जिनको मैं रोज़ देखता हूँ और ये अनफैमिलियर फेसेस हैं। जैसे कि उसको हैबिट होती है फेस रीडिंग की, हैबिट को वो स्टार्ट कर देता है कि अब जैसे अगर आपके घर में बच्चा है, आपने ले रखा है, ठीक है, तो वो आपके पास खुशी खुशी आ जाएगा अगर वो आपके फेस को रोज़ देखता है। लेकिन अगर यहीं अचानक से आपका कोई रिलेटिव आ जाए, कोई आपका नेबर है, अगर वो बच्चे को लेता है तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है, वो उनके पास नहीं जाना चाहता। तो क्योंकि वो अब उसको फेस रीडिंग आ गई है। अब 1 साल का जो बच्चा है वो फैमिली में इन्वॉल्व हो जाता है और वो क्या करने लगता है, वो एक्सपीरियंस करने लगता है और फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग द वरीज एंड सोरोज एंड हैप्पीनेस ऑफ फैमिली। कि जो 1 साल के बच्चे में इतनी समझ डेवलप होने लगती है कि उसे पता चल जाता है कि मैं जिस फैमिली में रह रहा हूँ, अगर सारे खुश हैं तो वो भी खुश होता है, अगर सारे दुखी हैं तो उसके चेहरे पे भी वो क्या कहते हैं, वो सोरो रिफ्लेक्ट होता है 1 साल के बच्चे में भी। और जो 2 साल का बच्चा होता है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगता है छोटे छोटे कामों से, कि कुछ चीज़ें उठा के दे के आ जाना, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क में, कि वो क्या कहते हैं, वो देखते हैं कि उनकी जो घर में कैसे झाड़ू लगाई जा रही है, तो वो भी उठा के वो झाड़ू लेके घूमने लगते हैं। वो एक तरह से आपको लगता है कि वो खेल रहे हैं, लेकिन वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं अपने घर में, तो वो एक तरह से उनकी हेल्प करना चाहते हैं, वो उनका तरीका होता है, सामान उठा के दे देना, ये सारी चीज़ें वो करने लगता है। और 3 साल का बच्चा जो है अपने घर से जब बाहर आता है और इनफॉर्मल फ्रेंडशिप होती है उसकी, कि वो नेबर्स के साथ खेलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो इसके अंदर उसकी इनफॉर्मल फ्रेंडशिप होती है। इसमें वो और इसके अंदर जो है वो अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग सेक्स जो है जेंडर के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप होती है। एज ग्रुप क्या है, वो कोई बड़ा इंसान अगर 60 साल का ले रहा है, कोई 45 का ले रहा है, कोई बच्चा उसे खिला रहा है, तो वो हर किसी के साथ खेलता है, हर किसी के साथ इंजॉय करता है अगर वो उस बच्चे को अफेक्शन दिखाते हैं। तो इसलिए हम इस स्टेज को कहते हैं प्री गैंग स्टेज। और ये क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि प्री गैंग स्टेज कौन सी होती है। तो प्री गैंग स्टेज वो स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा इनफॉर्मल फ्रेंडशिप करता है और अलग अलग एज ग्रुप और जेंडर और सेक्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है। अब गैंग जो है हमेशा हम क्या करते हैं, नेगेटिव वर्ड के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब है 6 साल का बच्चा क्या करता है, अब वो स्कूल जाने लगता है, ठीक है। तो स्कूल जाने जब बच्चा लगता है, अब आप में से कुछ कहोगे कि बहुत क्या कहते हैं 3-3 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी काफ़ी साल पहले बनी हुई है। तो उस टाइम पे 6 साल के बच्चे का ही स्कूल में एडमिशन होता था। तो 6 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वो फॉर्मल फ्रेंडशिप क्या कहते हैं करता है, वहाँ पे उसको उसकी एज ग्रुप के बच्चे मिलते हैं। और तो वो क्या है, इस फ्रेंडशिप विद और उसके अंदर जो बच्चा है ना, ज़्यादा वो अपना सेम सेक्स के साथ वो फ्रेंडशिप करने लगता है, ठीक है। तो इसमें यह चिल्ड्रन जो है वो पीयर ग्रुप की, अब क्वेश्चन आ जाता है कि पीयर ग्रुप की फीलिंग कौन से उसमें आती है, डेवलप होनी स्टार्ट होती है। तो हम कहेंगे जो 6 to 12 ईयर्स का एज ग्रुप होता है, जो चाइल्डहुड होता है, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो है
उसके अंदर पीयर ग्रुप की भावना आती है। और इसके अंदर जो ये भावना है, जब 9 से 12 साल के बीच में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है कि जैसा फ्रेंड ने कह दिया कि हम ऐसा करेंगे तो वो वैसा ही करते हैं। जैसे कि कल मैं ये वाला खाना लंच में लेके आऊँगा तो तू भी लेके आइयो, ठीक है। ये हर चीज़ में एक जैसी ड्राइंग बनाएंगे कि हमें एक साथ खेलना है, अगर घर के पास रहते हैं, ट्यूशन जाना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी सॉलिड और स्ट्रोंग हो जाती है। तो ये पीयर ग्रुप में आप पूछ लेंगे कि कौन सी एज में, अगर सीधा 6 to 12 दे दिया तो आपको इस पे टिक करना है। अगर उसमें भी ये बना दिए अलग अलग ऑप्शन तो 9 to 12 जो है बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। अब एक चिल्ड्रन जो होते हैं एक्टिव मेंबर होते हैं इस एज ग्रुप में, कि जैसे पूरा डिसीजन ले लिया कि चलो कल हम अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, या आपने देखा होगा बच्चे अपने टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो प्लानिंग करने लग जाते हैं अपने कि कल मैं ये करूँगा, कल मैं ग्रीटिंग बनाएंगे चलो मैडम के लिए, आप ये करना ये करना। तो वो क्या करते हैं, अपना अपना रोल और ड्यूटी जो है उसको फुलफिल करते हैं जो उन्हें मिली होती है। और ग्रुप जो है can't go further if its members don't fulfill play their role। ये क्या है, अगर उसमें से भी अगर मान लो आपके 4 लोगों का बच्चों का ग्रुप है और हर बच्चे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको फुलफिल करना है, अगर वो नहीं करता तो वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसलिए ये है कि उसको क्या करना होता है, ग्रुप का पार्ट रहने के लिए उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है। जैसे आप क्लास में देखते होंगे बच्चे करते हैं कि मैम इसने मुझसे ये मेरे से बात नहीं कर रहा, इसने मुझसे इकट्ठा कर लिया, ऐसे कर करके जो वो बोलते हैं। अब 9 से 12 साल जो होता है स्ट्रॉन्ग एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सारे फ्रेंड्स का, और सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं, हाँ ऐसा करेंगे, ठीक है। अब ये इस स्टेज में क्या होता है, जो चिल्ड्रन जो है वो डिसोबे देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर द सेक ऑफ देयर ग्रुप, कि अब ग्रुप वालों ने कह दिया कि अगर डिसोबे करना है पेरेंट्स को, जैसे किसी टीचर ने उनके ग्रुप के किसी बच्चे को डांट दिया कि तुम लर्न नहीं करके आए, ठीक है, या तुम्हारे किसी भी चीज़ रीज़न पे डांट देते हैं तो उसका वो बदला वो सारे मिलकर निकालते हैं। अगर पूरे प्लानिंग कर लेंगे कि मैडम आएगी तो हम पीछे से चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये करेंगे, तो ये सारे क्या होता है, डिसोबे करते हैं पेरेंट्स और टीचर का। अपने ग्रुप की भावना जो होती है, जो मैक्सिमम कहेंगे कि ग्रुप की भावना जो होती है वो इन्हीं के अंदर होती है। अब आ जाता है 12 से 15 साल। 12 से 15 साल में जो फ्रेंडशिप जो होती है वो होमोसेक्सुअल होती है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर ऑल्सो मच। इसके अंदर क्या है कि जो फ्रेंडशिप जो क्या कहते हैं, इसके अंदर जो फ्रेंडशिप है उसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब क्या कहते हैं एक दूसरे को टैग करेंगे, वो सोशल अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो इसमें भी काफ़ी ये जो है ये फ्रेंडशिप जो है नंबर ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं उनके, और फ्रेंडशिप जो है ना होमोसेक्सुअल होती है। और इस स्टेज में जो चिल्ड्रन जो होते हैं ईगर फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ देयर ग्रुप, और इस ग्रुप इसमें उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है अपने ग्रुप में। जैसे अब ये है दे वॉन्ट, अब होमोसेक्सुअल का मतलब होता है कि जो बच्चे जो होते हैं वो एक ही, अगर लड़कों का ग्रुप है तो सारे लड़के हैं, लड़कियों का ग्रुप है तो सारी लड़कियां हैं। लेकिन जो ऊपर जो पीयर ग्रुप था, पीयर ग्रुप में जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें लड़के लड़कियां दोनों फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन 12 से 15 साल में सिर्फ जो जेंडर है ना वो अलग अलग अपना फ्रेंड बना लेता है कि स्पोर्ट्स में जाना है तो सारे के सारे स्पोर्ट्स में जाएंगे, कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई डांसिंग में जा रहा है, तो उनकी जो है वो क्या कहते हैं फ्रेंडशिप जो है वो होमोसेक्सुअल और नंबर ऑफ फ्रेंड्स इंक्रीज होते रहते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों को एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी चाहिए। अब आप बोलोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पीयर ग्रुप में और इसमें है कि जो 9 से 12 साल में जो एक्टिव मेंबर की अगर 4 लोगों का ग्रुप है तो हर बच्चे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे इस स्टेज में जो 12 to 15 ईयर्स है इसमें वो टीनेजर होता है, तो टीनेजर या अडल्सेंस होता है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो उसको क्या होता है, ईगरनेस होती है कि ग्रुप में जो है उसको एक्सेप्ट करे ग्रुप वाले, क्योंकि उसका ग्रुप जो है ना वो वाइडर होता है उसका ग्रुप, उसके फ्रेंड्स बढ़ते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, अपने ग्रुप की एक्सेप्टेंस उन्हें चाहिए। दे वांट मेंबर ऑफ देयर ग्रुप
टू एप्रिसिएशन उन्हें चाहिए। अगर उन्हें वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो उन्हें ये पसंद नहीं आता, और वो कोशिश करते कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिससे कि मुझे मेरे ग्रुप के लोग एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के बारे में कहेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन, लॉयल, तो 9 to 12 ईयर्स। अगर एक्सेप्टेंस के बारे में कहेंगे तो 12 to 15 ईयर्स आ जाएगा। अब 15 to 18 ईयर्स में जो फ्रेंडशिप है वो हेट्रोसेक्सुअल हो जाती है। इसका मतलब गर्ल्स बॉयज़ ऑपोजिट जो जेंडर है वो एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर है कि जो फ्रेंडशिप जो है वो अलग डिफरेंट सेक्स से होती है, और जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी है ना वो कम हो जाते हैं, कन्फाइन हो जाते हैं, कि वो भी कुछ गिने चुने 1-2 लोग या 3-4, इससे ज़्यादा नहीं होते। वो जो फ्रेंड इस टाइम पे बनते हैं वो फास्ट फ्रेंड होते हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड्स वो बनते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। और इस ग्रुप में जो बच्चे जो होते हैं 15 to 18 ईयर्स में, वो अपनी जितनी भी फीलिंग्स है वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, और पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स को क्या कहते हैं, छुपाते हैं। और इसके अंदर उनको अपोजिट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और चिल्ड्रन जो है डेवलपमेंट का बच्चों का डेवलपमेंट जो है 18 साल तक उनका पूरा हो जाता है। उनका फिजिकल, मेंटल, ये सारे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। और सोशल डेवलपमेंट भी उनका हो जाता है, फिजिकल भी मोस्टली हो ही जाता है। और चाइल्ड जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, उसे समझ होती है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मेरा उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रोल क्या है, ये सब उसे पता चल जाता है। और सोशल एटीट्यूड जो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार जो एटीट्यूड बन गया वही रहेगा। हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंजेबल है, वो थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है वो चेंज होता रहता है। अब इसी सोशल डेवलपमेंट के लिए जो एरिक्सन थे उन्होंने थ्योरी दी थी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बाय एरिक एरिक्सन। जो उन्होंने बोला था कि जब बच्चा आफ्टर द बर्थ जो है वो सोसाइटी बिहेव करती है एज अ सोसाइटी बिहेव विद द चाइल्ड, जब बच्चा वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है जैसा बच्चे के साथ सोसाइटी बिहेव करती है। अभी आप देखोगे अगर बच्चा स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, अगर सोसाइटी उसे इग्नोर कर रही है, ठीक है, तो बच्चा भी उसके अंदर वैसी फीलिंग्स आ जाएगी। लेकिन अगर उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या बनेगा, वो भी सोसाइटी को विलिंगली एक्सेप्ट करेगा। जो बिहेवियर होता है जो सोसाइटी का, वो बच्चे के मेंटल स्टेटस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब ये है कि पॉजिटिव भी अफेक्ट करता है और नेगेटिव भी अफेक्ट करता है। जैसा सोसाइटी का बिहेवियर होगा वैसा वो पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा। जो चिल्ड्रन हैं डेवलप अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, एज द सोसाइटी बिहेव विद द चिल्ड्रन इन रिस्पॉन्स और रिटर्न, जो चिल्ड्रन बिहेव करते हैं सेम वे में। अब है एक कोई भी जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो 8 स्टेजेस हैं, उनसे वो होकर गुजरता है। ये एरिक एरिक्सन ने बोला था साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस की 8 स्टेजेस होती हैं, जिसको एरिक्सन ने ह्यूमन लाइफ स्टेजेस भी बोला है। तो पहली स्टेज जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है। इसमें 2 to क्या कहते हैं 18 मंथ तक के बच्चे जो होते हैं वो इसमें आते हैं, या हम कह सकते हैं 1.5 साल तक के बच्चे। इसमें है कि अगर 1.5 साल तक के बच्चों को फैमिली का एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिल रहा है, सब उसे प्यार कर रहे हैं, तो वो और क्या करते हैं, तो बच्चा जो है इस उम्र में ही उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, और उसकी जो ट्रस्ट की जो हैबिट है वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। अगर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, उससे कोई प्यार नहीं कर रहा, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसे इग्नोर कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे, तो मिसट्रस्ट होगा। तो जैसे अभी इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो गर्ल और बॉय में डिफरेंस किया जाता है। अगर किसी लड़की का जन्म होता है, अभी काफ़ी कम हो चुका है, तो वो छोटे बच्चे को ही वो क्या कहते हैं, उनके जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो सारी चीज़ें, और बच्चा जो है वो क्या कहते हैं इन चीज़ों को समझता है। अगर आप उसको अच्छे से बिहेव और लव एंड केयर नहीं करोगे तो उसके अंदर मिसट्रस्ट की फीलिंग होती है, जो थ्रू आउट द लाइफ उसके चलती है। अब है ऑटोनोमी वर्सेस डाउट। अब ये होता है 1.5 से 3 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। इसके अंदर है टू हुम वी ऑटोनोमी और डाउट कब होगा, अगर हम बच्चों को चांस देते हैं कि वो कुछ
करे, कुछ सीखे। ठीक है, हम बार बार उन्हें रोकते टोकते नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप खेलो, आप जाओ, क्लाइंब करो, फ्रीडम देते हैं। तो ये बच्चे जब लाइफ में जब थोड़े बड़े होंगे थ्रू आउट द लाइफ, तो हर चीज़ों को करने के लिए तैयार रहते हैं, उनमें ऑटोनोमी रहती है। लेकिन हम बचपन में ही अगर कोई छोटा सा बच्चा है और वो कोशिश कर रहा है, बेड से उतरने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने की कर रहा है, एकदम से अगर आप डांट के उसे बिठा दोगे इतने छोटे बच्चे को, तो फ्यूचर में भी, भविष्य में चाहे क्या होगा, वो हर किसी काम को करने में उसे डर लगेगा, डाउट आएगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों पे नज़र उस टाइम पे रखनी चाहिए कि 1.5 से 3 साल का बच्चा है कि वो गिर ना जाए, लेकिन उसको रोकना नहीं चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, और गिरे तो हमें उसे उठाना चाहिए। अगर अभी ये है कि चिल्ड्रन हु गिव हुआ, जिनको चांस मिलता है खेलने का, तो उनके अंदर ऑटोनॉमी आएगी जैसे, और जिन्हें नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें करने का, वो क्या होगा, उनमें एक डाउट हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है 3 to 6 ईयर्स के बच्चों में। इसमें चिल्ड्रन जो है उनके पास कुछ, और हर स्टेज आप देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्ट है। अगर बच्चे को ऑटोनॉमी मिली है 3 साल तक, तो कि उसको स्वतंत्रता मिली है कि वो खेले, भागे, ये सारी चीज़ें करे, तो वो क्या लेगा, इनिशिएटिव लेगा नई चीज़ों को सीखने का, क्यूरियस होगा नई चीज़ों को सीखने के लिए, और उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर उसे ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, इनिशिएटिव लेने का मौका नहीं मिलेगा न, तो उसके अंदर एक गिल्ट होगा, एक डाउट होगा। ठीक है, गिल्ट उसके अंदर आ जाएगा कि मैं ये नहीं कर सकता, उसमें ये वाली फीलिंग आ जाएगी। अगर सेकंड स्टेज डाउट की, अगर बच्चे के अंदर डाउट रह गया, तो अब वो डाउट उसे क्या करेगा, गिल्ट में कन्वर्ट कर देगा। उसे लगेगा कि नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। और ये क्या है, जैसे कि अभी कोई बच्चा है और वो छोटा बच्चा, जैसे उनकी वो बाईसाइकिल होती है, उसको चला रहा है, और आप उसको नहीं क्या कहते हैं, नहीं चलाने दे रहे, तो उसके अंदर पहले डाउट आएगा, या आप उसको पकड़ लोगे, नहीं नहीं गिर जाएगा गिर जाएगा। और जब अब वो 3 से 6 साल के में आएगा ना, उसे गिल्ट होगा जब वो देखेगा कि उसकी उम्र के और बच्चे वो काम कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहा, और बाकी, तो उसको मन ही मन में गिल्ट होगा, और वो आगे तक उसको लेकर जाएगा। अब है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें क्या है, 6 से 12 साल के बच्चे इसमें आएंगे। इसमें है, अगर एक जैसे कि एग्जांपल है कि एक कोई है कि एक लड़की है, कोई लड़का है, वो कोशिश करता है कि टी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, या कुछ भी, कोई मान लो उन्हें नेट पे देखा, सैंडविच बनाने की, कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और उस टाइम उसको उसकी जो मदर है या उसके गार्जियन है, वो डांट के बिठा देते हैं। ठीक है, कि नहीं, तुम, जैसे कोई रिश्तेदार आया और वो एक्साइटेड होके कहते हैं चलो चलो मैं बुआ को ये बना के खिलाती हूँ, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, डांट के बिठा दिया, नहीं खराब हो जाएगा। तो अब उसके अंदर क्या होगा, उस बच्चे में इन्फीरियरिटी आ जाएगी। वो थ्रू आउट द लाइफ उसके अंदर ये रहेगा कि उसे डर लगेगा, कोई आएगा तो वो कहेगा कि नहीं, कोई आया है, मुझसे खाना बनाना खराब हो जाएगा, ऐसा करो आप बना दो, और दिन मैं बना दूंगा, ये हर काम के लिए होगा। तो उसमें एक इन्फीरियरिटी आ जाएगी। वो इन्फीरियरिटी कैसे कनेक्ट हो रही है, आप देख रहे हो कि पहले तो यहाँ पे उसको क्या है, बच्चे को मिसट्रस्ट है, डाउट आया, डाउट में फिर गिल्ट आया, गिल्ट से इन्फीरियरिटी आ गई। अगर पॉजिटिव चीज़ें रहेगी तो उसे ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट से वो ऑटोनॉमी मिलेगी, इनिशिएटिव मिलेगा। फिर इंडस्ट्री, अगर हम उसको मौका देंगे, उसको चांस देंगे, तो वो क्या होगा, क्या कहते हैं, लेबोरियस बनेगा, मेहनती बनेगा, और अप्रिशिएट करेंगे। अगर वो कुछ करता है तो हम कहेंगे हाँ ये पेंटिंग तो बहुत सुंदर बनाई है, बस नेक्स्ट टाइम में ना इसमें थोड़ी सी आउटलाइन और करोगे ना तो वो और सुंदर हो जाएगी। एक कहने का तरीका आपका ये है। अगर आप ऐसे कहोगे किसी चीज़ को तो उस बच्चे को क्या है, इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। और सीधे आप एकदम में उसकी पॉजिटिव चीज़ बताने की जगह सीधा नेगेटिव बताओगे तो उस बच्चे में इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाएगी।
अब आ जाती है हमारी फिफ्थ स्टेज जो है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये 6 to 18 ईयर्स के बच्चों में आ जाती है। जो चिल्ड्रन जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर ये माइंड में ये चीज़ आएगी। अब है कि उसको है ना हर किसी को आइडेंटिटी चाहिए कि मेरी एक पहचान हो, ठीक है। अगर उसको वो आइडेंटिटी नहीं मिल रही, मान लो कि अगर मैं अच्छी ड्राइंग कर रही हूँ या मैं रोज़ बहुत पढ़ाई कर रही हूँ और अच्छे से मेहनत करके जा रही हूँ, फिर भी टीचर मुझे क्या है अप्रिशिएट नहीं कर रही, अप्रिशिएट नहीं करेगी, मेरी आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो मुझे क्या होगा, मुझे रोल कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। मेरे अंदर फीलिंग जो है वो अलग नेगेटिव डेवलप होने लग जाएगी। लेकिन अगर मेरी एक आइडेंटिटी है, हर कोई मुझे मेरे नाम से जानता है तो मुझे क्या होगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, मेरी आइडेंटिटी बनेगी। अगर नहीं तो हमेशा मेरा एक रोल कन्फ्यूज़न रह जाएगा जो लाइफ टाइम तक मुझे अफेक्ट करेगा। अब है इसके अंदर, जैसे कि ये स्टेज हम कहते हैं, यही एक स्टेज है 12 से 18 साल, जिसको हमारे देश में एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज के रूप में देखते हैं, लेकिन हम विदेशों में इस स्टेज को पॉजिटिव स्टेज में लेके देखते हैं। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा बच्चों के जो है हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो एक टीनेजर बनता है, अडल्सेंस होता है वो। तो इसके अंदर उसको आइडेंटिटी चाहिए कि उसको एक पहचान चाहिए, नहीं तो उसका रोल कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसी में कहते हैं कि वो कुछ बन सकता है या उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, वो इसी पर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को अफेक्शन दे रहे हैं, उनको हर चीज़ की क्या कहते हैं सुविधा मिल रही है उन, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो कुछ बनेंगे। उनका एक गोल उनके दिमाग में डालना कि आपको लाइफ में, आप इस चीज़ में अच्छे हो तो आपको ये करना, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, ये सारी चीज़ें बताना। अगर हम नहीं देंगे, उन पर डाउट करेंगे, उन्हें हमेशा डांटेंगे, बाहर नहीं जाना, इससे फ्रेंडशिप नहीं करनी, ये क्या कर रहे हो, तो वो क्या होंगे, उनके अंदर है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस स्टेज में वो पेरेंट्स को क्या है, वो नेगेटिव समझते हैं, टीचर को नेगेटिव समझते हैं कि ये लोग मुझसे क्या है, वो क्या कहते हैं, मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। क्योंकि अब इस स्टेज में वो बच्चे बहुत परेशान रह जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, और उनके उनके बहुत ज़्यादा एक्ने निकलती है, पिंपल्स निकलते हैं। वो यूँ सोचते हैं कि हर कोई मुझे देख रहा है, वो वैसे ही बहुत परेशान होते हैं, और इसलिए उनको अपने पेरेंट्स का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। तो हम अगर पॉजिटिव रहते हैं तो वो क्या होगी, उनकी आइडेंटिटी होगी, नहीं तो उनका रोल कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जब देखते हैं कि कोई मर्डर कर देता है, कोई चोरी के काम में लग जाता है, कुछ लग जाता है, और इसी स्टेज में क्या होता है, वो मेहनत करने लगते हैं। तो अब ये दोनों डिपेंड करता है हमारा। अब है फिर हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये हमारी 18 to 35 ईयर्स, जिसको हम अडल्टहुड भी कहते हैं, ये आती है। इसके अंदर है कि एक जो चाइल्ड जैसे सेज टू हिज फादर दैट ही, कि इसके अंदर जो है, अगर इन बच्चे की आइडेंटिटी बनी होगी तो वो क्या होगी, उसे इंटीमेसी होगी। आइडेंटिटी कब बनी होगी उसकी, जब उसके पेरेंट्स का, उसके गार्जियन का, टीचर का, सोसाइटी का रोल अच्छा रहा होगा, अफेक्शनेट रहा होगा, उसके प्रॉब्लमेटिक एज जो बोलते हैं, लेकिन उस इस स्टेज में अडल्सेंस की, तो उसे इंटीमेसी होगी, उससे सबसे लगाव होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होगा, रोल कन्फ्यूज़न होगा, तो वो आइसोलेशन में चला जाएगा। और इसमें वो क्या करेगा, जैसे कई बार देखा गया, एक केस में ये था, वो बोलता है बच्चा कि मैंने अपने फादर का मर्डर कर दिया, और मैंने वो जान के किया, क्योंकि मैं उनकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहता था। क्योंकि वो इसके अंदर अडल्सेंस में पेरेंट्स जो हैं बच्चों को समझाने की बजाय क्या करते हैं, उन्हें लेक्चर देते हैं और उन्हें धमकाते रहते हैं कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन समझाते नहीं है। तो अब बच्चे को क्या है, एक टीज़ हो जाती है, एक उसके मन में अपनी आइडेंटिटी को मिल के क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न होती है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो उसका बदला निकालता है ऐसा करके। अबे जो चिल्ड्रन जो है, अगर उसकी कुछ आइडेंटिटी होती है तो वो इंटीमेसी डेवलप करते हैं, नहीं तो वो अलग थलग हो जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, और वो कुछ ये जो है एंटी सोशल वो बनते जाते हैं। अब आती है प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये 35 to 65 ईयर्स की एज है। इसके अंदर क्या होता है कि इस स्टेज में जो
जो इंडिविजुअल है वो गाइड करता है कमिंग जनरेशन को, जो आने वाली जो जनरेशन है उनको क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जैसे कि मान लो कि आपको कोई कोचिंग लेनी है, ठीक है, तो आप अगर 35 से 65 ईयर्स के हो तो आप मतलब पेरेंट्स हो, ठीक है, अगर आप अपने बच्चों की उनकी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हो, उनको बेटर लाइफ प्रोवाइड कर पा रहे हो, उनकी फीस भर पा रहे हो, तो आप बहुत खुश होगे और आपको प्रोडक्टिविटी आएगी, ठीक है। आप लेकिन अगर मान लो अगर आप वो नहीं कर पा रहे, उनको सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे, उनकी फीस नहीं भर पा रहे, तो आप में स्टैग्नेशन हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी, और आप क्या करोगे, आपको एक मन में जो है एक क्या कहते हैं वो रहेगी हमेशा, क्या कि मैंने ऐसा क्या कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में मेरे बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा, मैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो ये सब उन पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा रहेगा प्रोडक्ट। तो अब यही है, अब नेक्स्ट जैसे कि अगर इफ द इंडिविजुअल कर लेता है ऐसा है तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी, वरना वो स्टेगनेंट हो जाएगा। अब है लास्ट स्टेज इसकी है हमारी इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर और इंटीग्रिटी क्या होती है, ये 65 से डेथ तक, जिसको हम ओल्ड एज भी कहते हैं। इस एज में क्या है, एक पर्सन जो है वो क्या कहते हैं ओल्ड एज में आने लगता है और वो अपनी लाइफ बचपन से लेकर उसने जो भी किया है वो सारी चीज़ों को रिकॉल करता है। अगर उसने क्या किया होगा, उसकी लाइफ प्रोडक्टिव रही होगी तो वो क्या होगा, वो खुश होगा इस एज में। लेकिन अगर प्रोडक्टिव नहीं रही होगी तो वो क्या होगा, स्टैग्नेंट रही होगी उसकी लाइफ, तो उसे बहुत ज़्यादा अपने आप से घृणा होने लगेगी कि मेरी पूरी ज़िंदगी चली गई, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने उस टाइम अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ अच्छी होती, मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी होती, मेरा वो डिसीज़न गलत हो गया, ये तो वो पूरा जो है ना वो मिजरेबल रहता है। तो इंटीग्रिटी जब आएगी अगर उसका पॉजिटिव रहा होगा, और डिस्पेयर कब होगा, अगर उसका लाइफ जो है वो पूरी नेगेटिव रही होगी। तो इस स्टेज में जो है इंडिविजुअल वीक हो जाता है और मेंटली और फिजिकली हर तरीके से वो वीक हो जाता है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। इंडिविजुअल पास्ट लाइफ को, पास्ट इंसिडेंसेस को, सबको काउंट करता है बैठा बैठा, और फिर वो अगर जो इंडिविजुअल है अगर बेटर किया होगा पास्ट में तो इंटीग्रिटी आएगी, वरना वो डिस्पेयर हो जाएगा, और डिस्पेयर होते ही उसकी जो लाइफ है ना उसको डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, धीरे धीरे जल्दी ही वो डेथ की तरफ चला जाएगा। तो अभी ये आपने देखा कि ये सारी स्टेजेस जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो पहली क्या है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो आई होप कि आप वीडियो आपको समझ में आई हो। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। आप अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।